हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीटीसी थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे आसानी से इसको पास कर लिए हैं और कुछ बच्चे जो नहीं पास कर पाए हैं। तो जो बच्चे पास कर लिए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो नहीं पास कर पाए हैं किसी कारणवश, वो अपनी मेहनत आगे जारी रखें। बच्चों, मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ्स जो राजन सीरीज चलती है उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ बच्चों। तो हम पूरी एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ें समझ में आई हैं कि अगर ये डीएलएड राजन सीरीज का अगर पूरा कवर कर लिया जाए, एक एक क्वेश्चन कवर कर लिया जाए, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चों। तो इसी को मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा और बेहद ही आसान तरीके से करवाऊंगा। अगर इसे आप इतना कर लें तो एग्जाम में मेरा ये मानना है कि आप 25 में 25 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है जो राजन सीरीज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ्स का पहला क्वेश्चन ये है। अंडर रूट बी अपान ए दिया है, इंटू अंडर रूट सी अपान बी दिया है, इंटू अंडर रूट ए अपान सी दिया है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तरीका क्या है हम लोग जानते हैं। तो इसको अगर कोई चीज ऐसे लिखा रहे, अंडर रूट ए लिखा रहे इंटू अंडर रूट बी लिखा रहे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ही अंडर रूट में इसको लिख सकते हैं, ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो सेम ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो दिया हुआ है इसको ऐसे सीधे लिख लीजिए, एक ही रूट में सबको लिख लीजिए। तो एक रूट बनाएंगे और इसमें बी अपान ए पहले में दिया है, मल्टीप्लाई है, सी अपान बी दिया है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में ए भी है, तो इसको भी कर देंगे, ए अपान सी कर देंगे। अब देखिए यहाँ ऊपर नीचे कुछ चीजें हैं जो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ए से ये कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। अब अंडर रूट में क्या बचा, 1, और 1 का जो अंडर रूट होता है वो 1 ही होता है। और ये ऑप्शन नंबर किसमें दिया है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर सा में दिया हुआ है, जो कि सही है। ठीक है बच्चों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बच्चों, ये टेक्नोमेट्रिक का दूसरा क्वेश्चन है, उसमें राजन सीरीज टेक्नोमेट्रिक ये दूसरा जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, इसमें कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ये दिया है और आपसे टेन थीटा का मान पूछा है। तो आपको इसकी वैल्यू आनी चाहिए। जो टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उसमें डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे ये दिया है रिलेशन, क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है। अब ये पता होना चाहिए कि साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो बच्चों हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 के प्लेस पे साइन 30 लिख लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 लिख लेंगे। तो यहाँ से साइन और साइन कैंसिल हो जाते हैं, इसको कैंसिल करना नहीं होता है लेकिन एक कैंसिल मान लिए जाते हैं। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री निकल के आएगी। तो थीटा कितना आया, 30 डिग्री, और फिर यही थीटा ले जाकर के इसमें रख देंगे तो हमें वैल्यू निकल जाएगी। तो टेन थीटा पूछा है हमसे, टेन थीटा, और इसको हम लिखेंगे टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री की बच्चों वैल्यू होती है 1/√3, तो इसको 1/√3 लिख देंगे। और ये किस ऑप्शन में दिया है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर द में दिया हुआ है, ऑप्शन जो द है वो सही हो जाएगा। ये बच्चों रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये बच्चों तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पर्श रेखा, कह रहा है कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या कितना कोण बनाती है, ये पूछा है तीसरे क्वेश्चन में। बच्चों ये सर्कल का क्वेश्चन है और स्पर्श रेखा का एक थ्योरम है। थ्योरम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, ये कह रहा है कोई, अगर ऐसे मान लीजिए कि सर्कल है, ये सर्कल है, सपोज करिए कि ये सर्कल है, इसका सेंटर होता है। अब कह रहा है कि इसकी स्पर्श रेखा क्या होती है, जो सर्कल को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ऐसी रेखा जो सर्कल को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है वह सर्कल की स्पर्श रेखा होती है। जैसे यहाँ
एक यहाँ से बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये स्पर्श रेखा होगी, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो एक थ्योरम होता है कि अगर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो मिलाने वाली रेखा होती है, मीन्स त्रिज्या जो होती है उस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो सीधा सीधा ये थ्योरम है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और ये बच्चों जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो ऑप्शन बा में दिया हुआ है, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये कितने का होगा? 90 डिग्री का। ये सही हुआ। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये रहा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में एक डाइस का क्वेश्चन है, पासा का क्वेश्चन है, जो काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन इसको समझना पड़ेगा। ये कह रहा है कि एक पासा उछालने पर प्रत्येक बार सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछ रहा है। प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो बच्चों ये पहले जानना पड़ेगा कि एक पासा जब उछाला जाता है तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं, उस पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं। तो जब एक पासे को उछाला जाता है तो पासे की 6 सतहें होती हैं। तो मान लीजिए एक पासा पहली सतह पे मान लेते हैं 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये 6 सतहें और उस पे ये अंक होते हैं। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब ये पूछा है कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो इसमें देखेंगे कि सम संख्या कितनी है। तो इसमें जो सम संख्या है, सम संख्या वो कितनी है। तो 2 एक संख्या है, 4 एक सम संख्या है और 6 एक सम संख्या है। तो टोटल कितनी हुई? 3 संख्याएं हैं। और ये टोटल कितनी है? टोटल एक 6 संख्याएं। तो इस जो टोटल है, टोटल कुल परिणाम 6 है। तो कुल परिणाम कितने हैं? 6। कुल परिणाम है 6 है। तो बच्चों यहां से हम निकालेंगे कि प्रायिकता क्या होगी। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? पी इक्वल टू जो चीजें मिल रही हैं, कितनी संख्याएं मिली हैं? 3 सम संख्याएं हैं तो 3 लिख देंगे। और कुल परिणाम अपान कुल परिणाम लिखेंगे। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 6 यहाँ लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 1/2 होगा, जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है। और ये ऑप्शन आ में दिया हुआ है। आ इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों ये 5वां क्वेश्चन है, उसमें पूछा है घनमूल क्या। इसका घनमूल पूछा है। क्या लिखा है? ये लिखा है 0.00000, 5 बार 0 और 8 है। कह रहा है इसका घनमूल क्या है। तो घनमूल निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर ये डेसिमल में दिया हो तो पहले आप इसे भिन्न में बदल लीजिए। तो इसको भिन्न में बदलने का क्या तरीका है? जैसे एक बार लिख लीजिए इसको, 0.50 है तो 50, 1 2 3 4 5 और 8 एक बार है तो ऐसे लिखिए। इसके अपान कर लीजिए और यहाँ जो डेसिमल है उसके नीचे 1 लिख लीजिए। और इधर जितने डिजिट हैं उतने 0 लिखना पड़ेगा। तो 6 डिजिट है तो 6 0 लिख लिया गया, 6 डिजिट। अब ये भिन्न में आ गया। अब भिन्न में क्या हुआ? 8 अपान 1 और 6 0। ये 6 0। अब बच्चों 8 का घनमूल आना चाहिए आपको कि 8 का घनमूल होता क्या है। तो 8 को ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे 8 कहीं लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। और इसमें 3 3 का जोड़ा बनता है। तो इसका जो घनमूल आ गया वो कितना आ गया? 2 आ गया। इसी तरह से इसका हम घनमूल निकालेंगे। 6 0 है, 4 5 6। अब इसका भी घनमूल निकालने का आसान तरीका है। जब इस फॉर्म में दिया रहे तो 0 का पेयर बना लेना चाहिए, 3 3 का। तो यहाँ 3 पेयर बन गया और यहाँ 1 पेयर बन गया। 3 का यहाँ 1 पेयर, यहाँ 1 पेयर। तो 1 लिखिए और इसको एक बार लिखेंगे और इसको भी 3 जो 0 है इसको एक बार लिखेंगे। तो ये इसका घनमूल हो गया। अब सीधे ला करके इसी में रख देंगे। तो 8 का घनमूल 2 और इसका जो आया घनमूल कितना? 100। इतना हो गया। अब बच्चों अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 0 हैं, तो 2 0 है
तो इधर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल यूज होगा। तो एक डिजिट 2 है ही है, तो 2 इसको लिख लेंगे ऐसे। अब इसके बाद कुछ नहीं है तो 0 यहाँ लिखेंगे। 2 डिजिट हो गया, अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे और ये इसका आंसर हो गया। और जो बच्चों ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बा में दिया हुआ है, ऑप्शन बा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन। तो बच्चों ये 6वां क्वेश्चन है, ये भी प्रायिकता से क्वेश्चन है। इसमें भी पूछा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। चाहे बच्चों शीर्ष कहे या हेड कहे, बात एक ही है। शीर्ष को हेड कहा जाता है इंग्लिश में, और जो पुंछ होता है उसको टेल बोला जाता है। तो बच्चों पहले जब सिक्का उछालते हैं तो एक सिक्का जब उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। उसी तरह से जब 2 सिक्के उछालेंगे तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने परिणाम आ सकते हैं, कितने आउटकम आ सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि 2 पावर n। अगर हम n सिक्का उछालते हैं, जैसे मान लीजिए एक सिक्का उछालेंगे तो n की प्लेस पे 1 लिखेंगे, तो टोटल 2 परिणाम होंगे। अगर 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो n की प्लेस पे 2 रखेंगे। जैसे इसमें पूछा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो यहाँ n के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो 2 पावर 2 का मतलब 4। ये है कुल परिणामों की संख्या। जो 4 आया वो कुल परिणाम है, मतलब जो 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो उसमें कुल परिणाम कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब वो कौन कौन परिणाम होंगे बच्चों, तो इसके लिए मैंने एक तरीका यहाँ बताने जा रहा हूँ कि अगर आप उसको सीख लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। चाहे 2 सिक्का उछाले, चाहे 3 उछाले, 3 से ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं आएगा। तो 2 सिक्के उछालने के लिए कुल परिणाम कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। तो पहले आप ऐसे लिख लीजिए, हेड लिख लीजिए पहले पे। जब 2 सिक्का उछाला तो 2 बार पहले हेड लिख लीजिए और फिर 2 बार टेल लिख लीजिए। और यहाँ एक एक का, जैसे यहाँ हेड लिखिए और यहाँ टेल लिखिए, यहाँ हेड और यहाँ टेल। समझ पाए? जैसे पहले 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर एक एक का रिपीटेशन, हेड टेल। ये कुल परिणाम है। देखिए 1 2 3 4, यही 4 आए हैं। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों पर शीर्ष यानी हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो हेड कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, सॉरी 1 पे आ रहा है। तो लिखेंगे P इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक सिक्के एक बार दोनों पर हेड आ रहा है तो 1 लिखेंगे यहाँ। और कुल परिणाम कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। और बच्चों यही आंसर हो जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों, ये दिया है 1/4 आ में दिया हुआ है, और यही इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन आ इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। ये अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन रहा। फिर ये एक प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन पूछा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीनों पर शीर्ष आने की संभावना होगी। तीनों पर शीर्ष कितनी बार आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को रटा नहीं जा सकता, इसको जब आप समझ लेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आएगी, पहले हमें ये समझना होगा कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया था, उसी बेसिस पे ये भी है। तो जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तब कैसे पॉसिबिलिटी बनती है, हम इसको देखते हैं। इसको ध्यान से देखिए। जब तीन सिक्के उछाले जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी पहले निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होता है, 2 पावर n। यहाँ कितने हैं, 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्के मतलब ये 2 पावर 3, और इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। तो 8 पॉसिबिलिटी आएंगी टोटल। लेकिन इससे हम नहीं पता कर सकते कि कितने पर हेड होगा, कितने पे टेल होगा। इसके लिए आपको ये बनाना आना चाहिए। तो ये कैसे बनाते हैं इसको हम लोग सीखेंगे। तो पहले पे अगर मान लीजिए यहाँ ऐसे बनाते हैं, हेड, यहाँ हेड बना लीजिए, अगले पे हेड बना लीजिए, फिर हेड बना लीजिए, 4 बार हेड बनाइए और 4 बार टेल बनाइए, 4 बार टेल बना लीजिए। तो कितनी बार, 1 2 3 4 बार हेड, 4 बार टेल बना लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 पे हेड बना लीजिए, ठीक है बच्चों, फिर 2 पे टेल बना लीजिए, फिर 2 पे हेड बनाइए,
फिर 2 पे टेल बनाइए, फिर एक एक रिपीटेशन करेंगे, एक पर हेड और एक पर टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये बच्चों टोटल पॉसिबिलिटी हुई। तो ये कह रहा है कि तीनों पर शीर्ष आए, तो तीनों पर शीर्ष कितनी बार आ सकता है? ये देखिए यहाँ केवल इस पर 3 शीर्ष आ रहे हैं और किसी पर 3 शीर्ष नहीं आएंगे। यहाँ देखिए 2 ही शीर्ष है और यहाँ भी 2 शीर्ष है, तो किसी में 3 शीर्ष केवल एक के अलावा किसी पर नहीं है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पी, तो जो पी होता है वो क्या होगा? आउटकम, यहाँ फार्मूला भी चाहे तो आप लिख सकते हैं कि परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है बच्चों, तो ये प्राप्त परिणाम कितने हैं? 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और कुल परिणाम कितने हैं? 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे और यही इसका आंसर होगा। और इसका ऑप्शन आ जो होगा वही सही हो जाएगा। ऑप्शन आ सही हो जाएगा बच्चों, ये सही है। ठीक है बच्चों, इसको समझ लीजिए और फिर आगे इसको देखिए ये कैसे बन रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको बनाना सीख लिया तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले पे चलते हैं। फिर बच्चों ये 8वां क्वेश्चन था। इसमें क्या कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीनों पर पुंछ मतलब टेल्स आने की संभावना क्या होगी? तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको बनाया था और समझा था कैसे आया। तो सेम चीज वही बनाना, क्योंकि 3 सिक्के पिछले भी क्वेश्चन में थे और 3 सिक्के इस बार भी उछाले जा रहे हैं। तो सेम चीजें जो जितने प्रतिदर्शन है या जितने आउटकम है ऐसे ही बनाया जाएगा। तो जैसे पहले क्या हमने किया था, 1 2 3 4 बार हेड लिया था और फिर 4 बार टेल लिया था, फिर 2 बार हेड लिया था, फिर 2 बार टेल हो गया, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, और फिर एक एक का रिपीटेशन, 1 बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे करते हैं। तो इसमें पुंछ यानी टेल पूछा है कि पुंछ आने की क्या संभावना है, मतलब कितनी बार तीनों पर पुंछ यानी टेल्स आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो लास्ट ऑप्शन है यही तीनों पर टेल्स आ रहे हैं। तो कितने हुए? एक ऐसा है कि एक बार तीनों पे टेल्स आएंगे। और कितने टोटल आउटकम है? तो 3 सिक्कों को उछाले जाएंगे तो टोटल आउटकम कितने हुए? 2 पावर n, n की वैल्यू 3 होगी, 2 पावर 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। तो 8 हो गई, ये कुल परिणाम हो गए। और जो ये पूछ रहा है कितनी बार टेल्स आएगा, तो एक बार, एक ही बार कितना आएगा? टेल्स। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी इसका निकालेंगे, इसकी पूरी संभावना क्या होगी आने की, तीनों पर पुंछ आने की क्या संभावना होगी, तो P इक्वल टू, बच्चों इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू आउटकम, यहां लिख सकते हैं आउटकम अपॉन, सॉरी यहां नंबर ऑफ आउटकम लिख लीजिए। यहां क्या लिख लेंगे? नंबर ऑफ, इसको फिर से आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे फिर से लिख लीजिए, जैसे P इक्वल टू क्या लिख लेंगे? नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, TOTAL, टोटल आउटकम। ये टोटल आउटकम तो कितने मिले हैं? एक ऐसे मिला है, जितना नंबर ऑफ आउटकम बस तीनों पर एक ही टेल्स मिला है, तो 1 लिखेंगे यहाँ। और टोटल आउटकम कितने हैं? 8, तो ये हो गया 1/8, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ बच्चों? आ में दिया हुआ है, ऑप्शन आ इसका सही होगा। ठीक है बच्चों, इसको समझिए कि कैसे इसमें चीजें की जा रही, बहुत ही आसान तरीके से चीजें आप कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों ये 9वां क्वेश्चन रहा। इसमें क्या पूछा है कि 3 सही 3/8 का घनमूल क्या होगा? 3 and 3/8 का
घनमूल क्या होगा ये पूछा है। घनमूल का मतलब क्यूब रूट पूछा है। तो बहुत ही आसान है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे एक बार, 3 and 3/8, 3 सही 3/8। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको भिन्न में बदल लेंगे। तो 8 3 24, 24 3 27, ये 27 होगा अपान 8। अब हम इसका घनमूल निकालेंगे। तो इसका घनमूल दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो आप इसका फैक्टर मेथड से घनमूल निकाल लीजिए दोनों का। तो फैक्टर मेथड से ही आसान होगा इसका घनमूल निकालने के लिए, और 3 3 का पेयर बना लेंगे। तो 27 को ऐसे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और यहाँ 3 3 का हम पेयर बना लेंगे। और 8 का भी इसी तरह से। तो कितनी बार इसका घनमूल कितना हुआ बच्चों, 3 हुआ। एक बार देखिए इसको लिख लेंगे। उसी तरह से 8 है यहाँ, 8 को भी ऐसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये 8 हो गया बच्चों। और यहाँ भी 3 3 का हम पेयर बना सकते हैं। और कितनी बार हुआ आया, इसका 2 आया। और यही पूछ रहा है कि इसका घनमूल क्या होगा। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों, 27 का क्या आया, 3 आया है घनमूल, और 8 का क्या आया है, 2 आया है। और यही जो है उसका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही बच्चों, सा, ऑप्शन सा सही है, ये जो दिया हुआ है 3/2 इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये बच्चों 10वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या कि एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। अब ये बच्चों वर्ग का विकर्ण दिया है, तो विकर्ण के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ग के विकर्ण और भुजा में क्या संबंध होता है। तो ये आप फिगर बना के मैं बनाता हूँ, और इससे समझिए कि वर्ग के विकर्ण और भुजा में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ग है। वर्ग क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। मान लीजिए ये चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। और मान लेते हैं कि ये ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर है, ये भी ये है, और ये भी ए सेंटीमीटर है। तो चारों ए सेंटीमीटर है। और विकर्ण क्या होता है, ये जो यहाँ से मिलाने वाली रेखा है, एक अपोजिट साइड से ये मिलाने वाली रेखा, और ये जो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है बच्चों। अब हमें पूछ रहा है कि भुजा और इसमें क्या रिलेशन होता है। तो अगर हम पाइथागोरस से इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसको हम मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानेंगे सी, और इसको मानेंगे डी, तो हम बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और यहाँ से हम बी डी जो इसका विकर्ण है हम निकाल सकते हैं। तो जो बी डी पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, बी डी स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बच्चों। तो बी सी की वैल्यू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर रख दिए, और सी डी की जो वैल्यू है वो भी ये है, तो ए इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2a स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हटाना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जो बी डी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रूट में 2a स्क्वायर। अभी बच्चों रूट का 2 का रूट नहीं निकलेगा, लेकिन ये स्क्वायर का निकल जाएगा, तो ये आएगा a√2। तो ये निकल के आया भुजा, कि वर्ग का जो विकर्ण होता है भुजा का √2 गुना होता है, 2 टाइम्स होता है। और यही चीज हमारे पास दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू ये दी हुई है। तो a√2 इक्वल टू 5√2 दिया है बच्चों। और यहाँ से हम भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा। तो a इक्वल टू जो हो जाएगा 5√2/√2 होगा बच्चों। और इससे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू आई वो आई है कितनी बच्चों, 5, और ये रहा आंसर 5। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और किस ऑप्शन में दिया है बच्चों, ऑप्शन जो बा है वो सही है, ऑप्शन नंबर बा वो सही है, इसका उत्तर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों।
ठीक है बच्चों, तो ये रहा आप लोगों का 10 क्वेश्चन करवाया गया है बच्चों। और आने वाले जो आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, रेगुलर टाइम पे क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, और आप लोग इसे करिए, अच्छी तरह से इसको समझिए और इसको सॉल्व करिए। और ये बच्चों, ये केवल डीएलएड के एग्जाम में ही नहीं, ये आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट वगैरह में भी यही सारे क्वेश्चन ऐसे लेवल रहेंगे। जैसे मैंने पिछले पासा के क्वेश्चन करवाए हैं, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं। तो आप लोग उसको बढ़िया से करिए और चीज़ों को समझिए, और आगे भी चीज़ों को आप लोगों को मिलती रहेंगी क्लासेज। और केवल 4th सेमेस्टर का ही नहीं, आगे 1st सेमेस्टर, 2nd और 3rd, इनके भी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं भी सॉल्व करवाए जाएंगे। और बच्चों, आप लोग मेहनत से लग जाइए कि हो सकता हो इस साल सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिले, तो इसमें किसी का बैक ना लगे। आप मेहनत से पढ़िए ताकि आप आगे बढ़ सकें और एक जो टीचिंग की जॉब है आप ले सकें बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको देखिए और अपनी जो अंदर की स्किल्स है उसको इनहेंस करिए। और ठीक है बच्चों, थैंक यू।